संगीता बहुत ही गरीब औरत थी जो दूसरों के घर में काम करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाती थी और अपने परिवार वालों का पेट पालती थी। अपने पति राजेश के होते हुए भी वो बहुत दुखी थी क्योंकि राजेश हमेशा अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने में मस्त रहता था। अपने परिवार वालों का उसे कोई ख्याल ही नहीं था। एक रोज संगीता ओवरटाइम करके बहुत सारे पैसे घर लेकर आती है और अपनी अलमारी में रख रही थी। तभी उसका पति राजेश वहां आता है, जिसे देखकर वो जल्दी से अलमारी बंद कर देती है, जिस पर राजेश उससे कहता है, ऐसा कौन सा खजाना रखा हुआ है इस टूटी फूटी अलमारी में जो तुमने मेरे आते ही इतनी जल्दी बंद कर दी? जरा मैं भी तो देखूं। अगर इन्होंने पैसे देख लिए तो ये फिर से सारा पैसा उठा के जुए में उड़ा देंगे और हमें खाने के भी लाले पड़ जाएंगे। आप क्या करेंगे देखकर? कुछ खास नहीं है, बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाई थी, वही अलमारी में रख रही थी। बाहर रखने से बच्चों की जगह पर खाने का सारा सामान चूहे खा लेते हैं और हम गरीब के पास ज्यादा पैसे नहीं हैं जो हम दोबारा खरीद सकें। हाँ हाँ ठीक है, जब देखो अपनी गरीबी का रोना रोती रहती हो। हम भूखे तो नहीं मर रहे ना, खाना तो मिल रहा है, फिर क्यों जब देखो हम गरीब हैं गाती रहती हो। ये 2 वक्त की रोटी भी हम सिर्फ मेरी वजह से ही खा रहे हैं, क्योंकि अगर आपके भरोसे रहे तो शायद ये भी नसीब में नहीं होता, क्योंकि आपको तो अपने जुए खेलने से फुर्सत नहीं है जो आप अपने घर वालों और परिवार वालों को देख सको। तुम अपनी राय और अपना भाषण अपने पास रखो। तुम कमा रही हो, इस बात का रोब मेरे ऊपर मत झाड़ो। जाके मेरे लिए खाना लेकर आओ, मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत नींद आ रही है मुझे। आज आपको अपनी गलती समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक दिन आपको अपनी हरकतों पर बहुत पछतावा होगा, लेकिन तब आपके पास कोई नहीं होगा। संगीता इतना कहकर रोते हुए रसोई में चली जाती है और खाना लाकर उसे दे देती है। चुपचाप फिर वहां से वो चली जाती है, लेकिन राजेश पर संगीता की बातों का कोई असर नहीं होता। समय बीतता है। तभी एक दिन राजेश दोपहर के समय घर लौटकर आता है। तभी उसकी नजर फिर से अलमारी पर जाती है और वो अपने मन में कहता है, उस दिन तो इसने देखने नहीं दिया था कि अलमारी में क्या रख रही थी, लेकिन आज तो ये घर पर भी नहीं है और बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं। ये अच्छा मौका है चेक करने का। राजेश इतना कहकर अलमारी खोलकर छानबीन करने लगता है। तभी उसे कपड़ों के बीच में कुछ पैसे मिलते हैं, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और सारे पैसे चोरी करके वहां से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास जाकर जुआ खेलना शुरू कर देता है। तभी उसका एक दोस्त उससे कहता है, क्या बात है राजेश भाई, आज तो तुम्हारे पास बहुत पैसे आ गए। तुम गरीब लोगों के पास भी इतने पैसे हो सकते हैं, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। सच बताओ, किसके घर में चोरी करके आ रहे हो? देखो ज्यादा मत बोलो, मैंने ये पैसे किसी और के घर से चोरी नहीं किए हैं, बल्कि ये पैसे मेरे हैं, मैं अपने घर से लेकर आया हूँ। अच्छा, तो तुमने ये पैसे अपने घर से चुराए हैं? क्यों अपनी गरीब पत्नी का चोर पति बनकर उसे लूट रहे हो? बेचारी जैसे तैसे करके अपना घर चला रही है, और एक तुम हो कि उसे कमा कर तो दे नहीं रहे हो, बल्कि चोरी और कर रहे हो। तुम्हें मेरे साथ जुआ खेलना है कि नहीं? अगर तुम्हें नहीं खेलना है तो मेरे पास बहुत लोग हैं, मैं वहाँ चला जाऊंगा खेलने। अरे भाई, तुम तो गुस्सा हो गए, मुझे क्या लेना देना है? तुम ये पैसे कहाँ से लेकर आए हो? मुझे तो बस पैसे कमाने से मतलब है। खेल शुरू करो, हम खेलेंगे। इतना कहकर उसके सभी दोस्त राजेश के साथ जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाम के समय संगीता अपने काम से लौटकर घर आती है और रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है, तो देखती है कि रसोई में राशन नहीं होता। तभी वो अपनी अलमारी खोलकर अपने पैसे ढूंढने लगती है, लेकिन उसमें उसे पैसे नहीं मिलते, जिस पर वो अपना सर पकड़कर बैठ जाती है। तभी राजेश वहां आता है और कहता है, तुम्हें अपना सर पकड़ कर क्यों बैठी हुई हो? आज खाना वाना नहीं बनाना है क्या? कहीं मालिक ने तुम्हें खाना भी तो नहीं खिलाकर भेज दिया? मैंने अलमारी में कुछ पैसे रखे थे, लेकिन अब वो नहीं मिल रहे हैं और घर में राशन खत्म है। मैं खाना कैसे बनाऊंगी? क्या खिलाऊंगी अपने बच्चों को? देखा, अपने पति से चोरी करने का नतीजा। अगर तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं भी कहीं संभाल कर रख देता, लेकिन अब लो, ना वो तुम्हारे काम आया ना मेरे। और छुपाओ, आज तुम्हारे राज में हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। आपको अपनी भूख की पड़ी है और मुझे अपने बच्चों की भूख का ख्याल है। अभी जब वो मुझसे खाना मांगेंगे तो क्या दूंगी मैं उन्हें? संगीता और राजेश की सारी बातें कमरे से बाहर खड़े उनके बच्चे सुन रहे होते हैं।
जिसे सुनकर वो कमरे में वापस चले जाते हैं और भूखे पेट ही सो जाते हैं। समय बीतता है। तभी एक रोज संगीता अपनी माँ के दिए हुए गहने निकालकर उन्हें साफ कर रही होती है, जिसे राजेश चोरी से देख रहा था। तभी मौका देखकर संगीता के घर में ना रहने का फायदा उठाकर उन गहनों को चोरी करके वो सुनार के यहाँ बेच देता है, जिसके बदले उसे बहुत सारे पैसे मिल जाते हैं। समय बीतता है। तभी एक दिन वो अपने बुरे हालातों के चलते गहनों को गिरवी रखने के लिए अलमारी में ढूंढती है और गहने ना मिलने पर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन शांति वहाँ आती है और उससे कहती है, क्या हुआ संगीता, ऐसे क्यों चिल्ला रही है? तू ठीक तो है ना? अब क्या बताऊं तुम्हें शांति बहन, मेरी माँ की आखिरी निशानी, उनके गहने कोई चोरी करके ले गया। जहाँ मैंने गहने रखे थे वहाँ अब गहने नहीं है। ये कैसे हो गया? वैसे आजकल बहुत चोरियां हो रही है, लेकिन एक बात तो बता, तेरे घर में चोरी भी हो गई और तुझे पता भी नहीं चला? कोई सामान भी इधर से उधर नहीं हुआ? ये बात बहुत अजीब है ना? कहीं ये तेरे पति का तो किया हुआ नहीं है? सामान इधर उधर करने या फैलाने के लिए सामान भी तो होना चाहिए ना घर में। और मुझ गरीब के घर में सामान के नाम पर इस टूटी अलमारी के सिवा और कुछ भी नहीं है। कोई भी दिमाग लगा लेगा, जो भी होगा इसी में होगा। और रही बात मेरे पति की, तो उन्हें पता नहीं था कि मेरे पास गहने भी हैं और वो अपने ही घर में चोरी क्यों करेंगे। अब मैं अपना घर कैसे चलाऊंगी? तू चिंता मत कर, अब जो होना था वो हो गया। उसे सोचकर तू दुखी मत हो, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। और रही बात तेरे घर की, तू मुझसे पैसे उधार ले ले और अपना घर चला। जब तेरे पास होंगे पैसे तब तू मुझे दे दियो। संगीता और शांति की सारी बातें दरवाजे के पीछे छुपकर राजेश सुन रहा होता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अपने आप से कहता है, इसे कहते हैं किस्मत। चोरी भी कर ली और किसी को पता भी नहीं चला। मेरी गरीब पत्नी ये अंदाजा भी नहीं लगा पाएगी कि उसका पति ही चोर है, जो उसके घर की सारे पैसे और गहने चुरा रहा है। राजेश इतना कहकर घर आने की जगह बाहर से ही लौट जाता है, ताकि किसी को भी उस पर शक ना हो। थोड़ी देर बाद शांति संगीता को लेकर अपने घर जाती है और उसे कुछ पैसे उधार देती है। समय बीतता है और राजेश के सारे पैसे खत्म हो जाते हैं और जब उसे अपने घर में चोरी करने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, तो वो रात के समय शांति के घर में चोरी करने के लिए जाता है और उसकी नजर रसोई में रखे चांदी के बर्तनों पर जाती है। वो जैसे ही बर्तन उठाकर भागने की कोशिश करता है, फिसल कर जमीन पर गिर जाता है। बर्तनों की आवाज सुनकर सभी वहां आ जाते हैं और उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। तभी शांति संगीता को बुलाती है और उससे कहती है, संगीता, तेरा पति तो चोर निकला। तू जैसी गरीब पत्नी को इसके जैसा चोर पति कैसे मिल गया? पक्का तेरे घर में जितनी भी चोरियां हुई हैं सब इसने ही की होगी। क्यों राजेश, सच बताओ, वरना मैं तुम्हें मेरे घर में चोरी करने के इल्जाम में जेल में डलवा दूंगी। शांति की बात सुनकर राजेश डर जाता है और अपनी सारी चोरियों को कबूल करके अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगता है। अपने पति को अपनी गलती पर पछताते हुए देखकर संगीता उसे माफ कर देती है, जिसके बाद राजेश सबके सामने अपनी आदतों को सुधारने और फिर कभी चोरी ना करने का वादा करता है। संजय की शादी हो चुकी थी, वो भी एक निया नाम की लड़की से, जिसके घर वालों ने शादी में अपनी बेटी के दहेज में अपने दामाद को गाड़ी दी थी। शादी के अगले ही दिन संजय सुबह सुबह तैयार होकर घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ निर्मला उसे रोकते हुए बोलती है, ओए नालायक, कहाँ जा रहा है? वो माँ, मैं गाड़ी लेकर चक्कर मारने जा रहा हूँ। आपके बेटे को दहेज में गाड़ी जो मिली है चलाने तो दो। जिसके चक्कर में मिली है उसको मत बैठाइयो पहले। अरे नालायक, बहू को तो आने दे, उसको भी ले जाइयो चक्कर लगाने। अरे माँ, मैं घूमने थोड़ी जा रहा हूँ, बस एक चक्कर लगा के देखना चाहता हूँ कैसी चल रही है। संजय निकलता गाड़ी लेकर। उससे पहले ही निया कमरे से तैयार होकर नीचे आती है और नीचे आते ही पहले अपनी सास के पैर छूती है, जिसके बाद वो संजय को ऐसे तैयार देखकर बोलती है, आप कहीं जा रहे हैं क्या? ऑफिस तो नहीं जा रहे, लेकिन शादी के दूसरे दिन ही ऑफिस। आपने छुट्टियां नहीं ली थी क्या?
अरे अरे बाबा, मुझे बोलने तो दो, मैं कहीं जा थोड़ी ना रहा हूँ। मैं बस अपनी नई गाड़ी में एक चक्कर लगाने जा रहा हूँ मोहल्ले का। अच्छा, दहेज की गाड़ी में जो मेरे पापा ने दी है? हाँ बहू, दहेज की गाड़ी में, क्योंकि उससे पहले हमारे पास कोई गाड़ी नहीं थी। अब तू आ गई है तो जा, तू भी शेयर करके आ इसके साथ। हाँ माँ जी, वैसे भी पापा मुझे रोज सुबह सैर पर लेके जाते थे, और ये वैसे ही दहेज की गाड़ी मेरे पापा ने दी है, तो मैं तो जाऊंगी। माँ जी आप भी चलिए ना। नहीं बहू, मेरे दहेज की गाड़ी नहीं है ना, तेरे दहेज की है, तो तू जा। जा संजय, निया बहू को भी ले जा। संजय निया को लेकर अपनी गाड़ी में सैर करने के लिए निकल जाता है और जैसे ही संजय कार लेकर मोहल्ले से बाहर निकलता है, उसका एक दोस्त नमन उसे बाइक पर दिखता है, जिस पर संजय गाड़ी रोककर उतरकर अपने दोस्त नमन से गले लग के बोलता है, अरे नमन भाई कैसा है? साले बड़े टाइम बाद दिखा, मेरी शादी में भी नहीं आया तू। भाई गया होता गांव किसी काम से, माफ करना तेरी शादी में नहीं आ पाया। लेकिन भाई शादी के बाद तो तेरे ठाट पाट बदल गए, गाड़ी ले ली, मस्त लग रही है भाई, कलर भी बहुत प्यारा है। हाँ भाई। नमन की ये बात सुनकर निया गाड़ी से बाहर आती है और बोलती है, ली नहीं है इन्होंने गाड़ी, दहेज में मिली है, मेरे पापा ने दी है। अरे भाभी जी है क्या? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी। अच्छा, तो ये गाड़ी आपके पापा ने दी है दहेज में। सही है संजय भाई, दहेज में गाड़ी मिल गई, और क्या चाहिए। मुझे तो बाइक दे रहे थे दहेज में, मैंने ली ही नहीं, मैंने कहा खुद ही ले लूंगा। अच्छा भाई ठीक है, चलता हूँ। संजय इतना बोलकर गाड़ी में बैठ जाता है और निया भी उसी समय गाड़ी में बैठ जाती है और संजय चुपचाप अब कहीं और ना जाकर सीधा घर की ओर गाड़ी वापस लेकर मुड़ जाता है और दोनों घर आ जाते हैं। 10 मिनट में ही अपने बेटे बहू को वापस आता देखकर निर्मला बोलती है, अरे बहू, बड़ी जल्दी आ गए। हाँ माँ, मेरा मन नहीं था कहीं जाने का। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, नाश्ता बन जाए तो मुझे बुला लेना। संजय अपने कमरे में चला जाता है, जिसके बाद निर्मला निया से बोलती है, निया बहू, अब तू आ ही गई है तो ऐसा कर, आज अपनी पहली रसोई की रस्म कर ले, कुछ मीठा बना ले नाश्ते के लिए, बाकी का नाश्ता मैं बना दूंगी। नहीं माँ जी, मैं सारा खाना बना लूंगी, आप चिंता मत करो। इतना बोलकर निया रसोई में जाकर अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने लगती है। तभी उसके फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। निया कॉल पिक करके कहती है, माँ कैसी हो? पापा कैसे हैं? ठीक तो है ना वो? मैंने कहा था ना आप दोनों को इतना मत करो, लेकिन आप भी ना। अब मुझे पता ही है पापा इतनी टेंशन में हैं। आप पापा का ध्यान रखना, मैं यहाँ ठीक हूँ। अच्छा मैं रखती हूँ। फोन रखते हुए निया की आंखों में आंसू होते हैं और वो अपनी शादी से पहले के दिन के बारे में सोचती है, जब संजय से रिश्ता होने के बाद शादी के 1 हफ्ते पहले एक शाम संजय और निर्मला उनके घर आए थे और वहाँ उन्होंने निया के माता पिता से बोला था, पापा वो हमें दहेज में एक गाड़ी चाहिए। देखिए हमने अभी तक कोई डिमांड नहीं की है, बस एक गाड़ी दे दीजिए। आप तो जानते ही है कि आजकल गाड़ी कितनी ज्यादा जरूरी हो गई है, बस इसलिए। और आपके पास भी तो एक गाड़ी है, तो आपको अच्छा लगेगा कि आपका होने वाला दामाद आपके पास ऐसे आए बिना गाड़ी के, और आपकी बेटी को बसों में रिक्शों में धक्के खिलाकर लेकर आएगा। पर संजय, आप इस वक्त ये बोल रहे हैं जब शादी को 1 हफ्ता बचा है, सभी रिश्तेदारों को न्योता जा चुका है। इस वक्त कहाँ से आएंगे पापा के पास पैसे? और पापा की गाड़ी उन्होंने कई साल मेहनत करके पैसे जोड़ के ली थी। बहू, बेटी के लिए एक बाप कुछ भी कर सकता है, और तुम क्यों चिंता कर रही हो इस बात की? तुम्हारे पापा को बोलने दो। निया के पापा उसके ससुराल वालों की इस डिमांड के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद वो शादी से पहले अपनी खुद की गाड़ी बेचकर और कुछ कर्जा लेकर एक ब्रांड न्यू स्टाइल की गाड़ी अपने दामाद को दहेज में दे देते हैं। मेरे पापा को अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी इस दहेज की गाड़ी की वजह से, इसलिए अब मैं आप लोगों को हर पल याद दिलाऊंगी कि ये दहेज की गाड़ी है। निया खाना बनाकर सबको नाश्ते के लिए बुलाती है और सबको नाश्ता करवाती है। अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक शाम निर्मला और संजय हॉल में बैठे चाय पी रहे थे। तभी निर्मला की पड़ोसन मंगला उसके घर आती है और बोलती है, अरे निर्मला कैसी है? अरे मंगला बहन, तुम कब आई गांव से? बताओ, मेरी सबसे खास पड़ोसन ने मेरे बेटे की शादी मिस कर दी। पता है मैंने कितना याद किया था तुम्हें हर रस्म में। नमस्ते मंगला आंटी, कैसी हो? नमस्ते बेटा।
अरे निर्मला, क्या ही बताऊं, घर के सारे काम देखने पड़ते हैं। गांव में एक जमीन का मामला था, उसके लिए जाना पड़ा था। खैर ये बाहर गाड़ी किसकी खड़ी है तेरे घर के आगे? मुझे अंदर आने में परेशानी हुई। अच्छा, वो आंटी हमारी गाड़ी है, मैंने गलत खड़ी कर दी होगी शायद, अभी ठीक कर दूंगा। अरे वाह बेटा, गाड़ी ले ली, सही है, ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो। इतने में निया रसोई से चाय का कप लेकर बाहर आती है और मंगला से बोलती है, नमस्ते आंटी जी, मैं संजय की पत्नी निया, और वो गाड़ी जो आपने बाहर देखी वो इनको दहेज में मिली है, मेरे पापा ने दी है। अच्छा ये लीजिए चाय। मुझे रसोई में आपके आने की आवाज आई तो मैं चाय भी ले आई साथ ही। अरे वाह बहू, बहुत अच्छा किया। सच में निर्मला, बहू तो बहुत सुंदर लाई है और बहुत जिम्मेदार भी है। लेकिन ये बता, तू तो हमेशा बोलती थी कि तू कभी दहेज नहीं लेगी, ये दहेज में गाड़ी क्यों ली? वो मंगला बहन बहू के लिए ही ली। अब शादी के बाद इनको कहीं आना जाना हो तो हमारी तरह बस के धक्के तो ना खाए। खैर आप ये छोड़ो, ये बताओ गांव में सब कैसा है? सब ठीक है। निया निर्मला को बात बदलते देखकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में मंगला भी चली जाती है और संजय भी घर से कहीं बाहर चला जाता है गाड़ी लेकर। और जब वो कुछ घंटों बाद घर आता है तो परेशान होकर सोफे पर बैठ जाता है। ये देखकर निर्मला निया से बोलती है, बहू जरा संजय के लिए पानी ले आ। क्या हुआ बेटा, तू परेशान है? संजय कुछ बोलता इससे पहले निया पानी लेकर आती है और उसको ऐसे परेशान देखकर बोलती है, ये लीजिए पानी। और आप परेशान क्यों हैं? कहाँ गए थे आप गाड़ी लेकर? बस निया, क्या गाड़ी लेकर कहाँ गया था तुम्हें बताऊंगा क्या? अब कहीं भी जाऊंगा तो। और आज तुम्हारे कारण मेरी बेइज्जती हुई है मेरे दोस्तों के सामने। बहू के कारण? लेकिन क्यों संजय? इसने उस दिन नमन के सामने ये कहा था कि ये दहेज की गाड़ी है, तो आज जब मैं अपने दोस्तों के साथ गया था तो नमन भी था वहाँ पे, तो उसने सबको बता दिया कि ये गाड़ी मैंने दहेज में ली है। इस वजह से सारे लोग मेरे को ताने मारने लग गए कि खुद कमा के नहीं ले सकता था। तो गलत क्या कहा मैंने? दहेज की गाड़ी है तो दहेज की ही गाड़ी बोलूंगी ना। हाँ बहू, हमें पता है कि दहेज की है, लेकिन तू हर किसी के सामने क्यों बोलती रहती है? मंगला को भी बताया तूने कि ये गाड़ी दहेज की है। क्योंकि दहेज की गाड़ी है माँ जी, संजय के पैसे नहीं लगे उसमें। अगर उनकी खुद की गाड़ी होती तब तो तय करके सबको गर्व से बताते कि मैंने गाड़ी ली है। तो दहेज की गाड़ी के लिए भी ऐसे गर्व से बोले क्यों? नहीं बोल सकते ना? क्योंकि दहेज की गाड़ी लेने में शर्म नहीं आती, लेकिन बताने में आती है। लिखवा लूं उस पर आगे कि दहेज की गाड़ी है? ऐसा कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि उस गाड़ी पर मेरे पापा का पैसा लगा है। एक लड़की के बाप से शादी के एक हफ्ते पहले ऐसी डिमांड करने का मतलब होता है कि उनको ना तो इधर का छोड़ो ना उधर का। अरे मेरे पापा ने अपनी शादी में दहेज नहीं लिया था, उन्होंने मेरी माँ को सारी खुशियाँ खुद के दम पर दी हैं। निया की ये सारी बातें मंगला सुन लेती है, जो उस वक्त दोबारा किसी काम से आती है, और वो ये सब सुनकर बोलती है, निर्मला बहुत सही कह रही है। अरे शादी जिंदगी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर आप एक नई जिंदगी किसी के साथ शुरू करते हैं, उसको खुशियाँ देने का काम आपका होता है। अगर शादी के बाद भी माँ बाप ही अपनी बेटी की खुशियों का ख्याल रखे तो वो क्यों अपनी बेटी एक अनजान के हाथों सौंपे? मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई की गाड़ी बेची, आपको ये गाड़ी भीख में देने के लिए, अपनी बेटी की खुशियों के लिए, और मेरे लिए दहेज भीख ही है। इस बात पर अगर आप मुझे इस घर से निकाल भी देंगे तो मुझे कोई दुख नहीं है। मंगला और निया की बातें सुनकर संजय और निर्मला को अपनी गलती पर पछतावा होता है। संजय अपने ससुर को उनकी गाड़ी लौटा देता है और उनसे वादा करता है कि अब वो अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी लेकर उसमें निया को लेकर आएगा। कांता एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। वो हर चीज को बिल्कुल मोल भाव करके लेती ताकि कभी बुरे वक्त में उसके बचाए हुए पैसे उसके काम में आ जाए। जहाँ कांता थोड़ी सी कंजूस थी, वहीं उसकी बहू सीमा उससे 2 गुना पैसे खर्च करने वाली थी। सीमा को हर चीज ब्रांडेड चाहिए होती। ऐसे ही एक दिन कांता और सीमा दोनों मार्केट जाते हैं। मार्केट में घूमते हुए सीमा को एक साड़ी बहुत पसंद आती है। उस साड़ी को देखकर सीमा मन ही मन कहती है, ये साड़ी कितनी प्यारी लग रही है, अभी अपनी कंजूस सास से बोलकर साड़ी को खरीद लेती हूँ, वरना ये तो मुझे कभी अच्छी साड़ी ना ही दे, शादी में भी सस्ते कपड़े दे दिए थे। इतना बोलकर सीमा कांता को कहती है, माँ जी देखिए ना, ये साड़ी कितनी अच्छी लग रही है,
चलो एक आप अपने लिए ले लेना और एक मेरे लिए। साड़ी लेनी है तुझे? तो एक काम कर, एक दुकान है मेरे पहचान की, वहाँ बहुत अच्छी साड़ी मिलती है और सस्ती भी। कांता सीमा का हाथ पकड़कर दुकान तक ले जाती है और उससे कहती है, ले यहाँ से ले ले, जो पसंद आएगी वही दिला दूंगी। पर माँ जी ये दुकान तो बहुत छोटी है, यहाँ पर कितने चीप रंग की साड़ियाँ हैं, आप वहीं चलो ना, वहीं से ले लेंगे। अगर तुमको साड़ी लेनी है तो यहाँ से लेना, वरना चुपचाप घर चल। कुछ अच्छा दिखता कि वहीं तेरे खर्चे शुरू कर देती है, बड़ी आई ब्रांडेड कपड़े वाली। कंजूस बुढ़िया, इसके साथ तो मार्केट आना मतलब अपनी वैल्यू को चीप कर देना। क्या सोचने लग गई? मुझे पता है तुम मुझे मन ही मन गालियाँ दे रही होगी, पर मुझे तेरी गालियों से कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? नहीं नहीं माँ जी, कैसी बातें कर रही हो आप? मैं आपको गालियाँ कैसे दे सकती हूँ? आप तो मेरी सास हो, मतलब मेरी माँ जैसी। हाँ हाँ मुझे सब पता है, बड़ी आई, घर चल चुपचाप से। दोनों सास बहू मार्केट से थोड़ी खरीदारी करके घर आ जाती है और घर आकर कांता सारे खर्चों का हिसाब लगाने लगती है। ऐसे ही दिन निकलते रहते हैं और एक दिन सीमा वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने जाती है। जैसे ही वो सारे कपड़े मशीन में डालती है और ऑन करती है तो मशीन ऑन नहीं होती। बहुत देर तक वो मशीन चालू करने की कोशिश करती है और फिर उसे हाथ से ही कपड़े धोने पड़ते हैं। अगले दिन सुबह कांता और उसका बेटा राकेश दोनों बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी सीमा आती है और राकेश को कहती है, सुनिए जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, आप नाश्ता करके कमरे में आ जाना। क्यों? ऐसी कैसी बात है जो तुझे कमरे में ही करना है? यहाँ बोल, क्या बात करनी है? मुझसे कैसी शर्म बेटा? हाँ सीमा, यही कह दो ना, और ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें कमरे में करनी है? अगर मैं यहाँ बोल दूंगी तो माँ जी को बात हजम नहीं होगी और सीधा मना कर देंगी, इसीलिए मैं अकेले में ही बता दूंगी। देख ले बेटा, इसकी जुबान कितनी चलने लगी है, कभी तमीज से बात ही नहीं करती। पता नहीं घर वालों ने इसको क्या ही संस्कार दिए हैं। अब तू कमरे में नहीं, यही बोल जो बात करनी है। अगर आप इतना ही बोल रही है तो सुन लो, हमारे घर की वॉशिंग मशीन खराब हो गई है, मुझे पैसे दे दो, मैं आज ही न्यू वॉशिंग मशीन ऑनलाइन ऑर्डर कर दूंगी। अगर मशीन खराब हो गई है तो हाथ से धो कपड़े, वैसे भी वॉशिंग मशीन से बिजली का बिल बहुत आता है। नहीं नहीं, कोई मशीन नहीं आएगी। बिल बस 2000 का ही आता है। आप इतनी कंजूस क्यों हो माँ जी? कभी तो अच्छा सोचा करो। और मैं हाथ से कपड़े नहीं धो सकती हूँ, अगर आपको इतना है तो आप खुद धो लेना। हाँ, बिल 2000 का आता है और अब मशीन तो 20,000 की आएगी, मतलब कि बिल से 10 गुना ज्यादा खर्च। लेने की कोई जरूरत नहीं है, सेकंड हैंड खरीद ले। सीमा और कांता दोनों आपस में बहस करने लगती है और दोनों को देखकर राकेश को गुस्सा आ जाता है और वो उन दोनों को चुप करवाते हुए कहता है, अरे चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ। अरे दोनों चुप हो जाओ यार, कब तक लड़ते रहोगे? छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ने बैठ जाते हो। अरे सीमा, तुमको नई मशीन चाहिए ना, ये लो ATM कार्ड और जाके पैसे निकालो और मशीन ले लो। लेकिन नेक्स्ट टाइम ना मेरे पास आके ये मत कहना कि ये चाहिए वो चाहिए, आप कुछ नहीं देने वाला मैं। राकेश सीमा को ATM देकर ऑफिस चला जाता है। सीमा ATM कार्ड को देखकर बहुत खुश होती है और अपने कमरे में जाती है। सीमा को इतना खुश देखकर कांता मन ही मन कहती है, हाय राम, लो हो गया अब खर्चा। अब ये मेरे बेटे की सारी कमाई को एक ही झटके में उड़ा देगी। जो पैसे मैं बचाती हूँ ये उन पैसों को महंगी महंगी चीजों में खर्च कर देती है, ना जाने क्या ही होगा। कांता खुद से बात कर रही होती है कि तभी कांता की पड़ोसन विमला आती है और उसे खुद से बात करते हुए देखकर कहती है, क्या हुआ कांता, तू खुद से ही बात कर रही है लगता है, तुझे महंगा चूना लगा है क्या? अरे वाह विमला, लगता है तुझे लोगों के चेहरे पड़ने आ गए हैं। तुझे कैसे पता चला कि आज मुझे फिर से महंगे चीज का चूना लगा गई? बताती हूँ, पहले एक गिलास ठंडा पानी तो पिला दे, फिर तुझे सब बताती हूँ। ठंडा पानी तो नहीं है विमला, मटके का पानी पिएगी तो बता दे। क्या तेरा फ्रिज खराब हो गया क्या? चल मटके का ही पानी पिला दे। कांता विमला के लिए पानी लेने जाती है। जैसे ही वो रसोई में घुसती है तो देखती है कि सीमा 2 ग्लास में कोल्ड ड्रिंक भरकर बाहर जा रही थी। तभी कांता कहती है, ये क्या कर रही है तू? ये कोल्ड ड्रिंक कहाँ लेकर जा रही है? तुझे पता है ना
ये कितनी महंगी आती है। कितनी कंजूस हो माँ जी आप। वो इतनी गर्मी में आपके घर आया है, पहले तो उसको ठंडा पानी पीने के लिए नहीं देती और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं दे रही हो। वो आपकी पड़ोसन है, अगर उनके साथ अच्छे से पेश नहीं आओगी तो कल को वो आपके साथ भी नहीं आएंगी। ये तो तेरा ज्ञान है, तू अपने पास ही रख और 2 गिलास मटके का पानी दे। कांता और सीमा की सारी बातें पीछे खड़ी होकर विमला सुन रही थी। तू कैसी है कांता, किसी को तू ठंडा पानी नहीं दे सकती तो पता नहीं क्या ही करेगी। तुझसे अच्छी तो तेरी बहू है, कम से कम किसी की परेशानियों को तो समझती है। वो भले ही कितना भी महंगा सामान खरीद ले पर वो तेरी जैसी तो नहीं है। विमला कांता को खरी खोटी सुनाकर चली जाती है और सीमा भी रसोई में कोल्ड ड्रिंक का ग्लास रखकर अपने कमरे में जाती है। समय ऐसे ही गुजरता है और गुजरते समय के साथ सीमा की महंगी चीजें खरीदना और कांता की कंजूसी बढ़ती ही जाती है। कांता तो अपने खाने पीने के सामान में भी कंजूसी करने लगी थी। वो मार्केट में सस्ती चीजें देखकर खाती, जिसके कारण उसके पेट में दर्द होने लगता। ऐसे ही एक दिन कांता के पेट में बहुत जोरों से दर्द होता है। उसकी अधमरी हालत हो जाती है। तभी वो सीमा को बुलाती है। बहू, जल्दी से मुझे किसी डॉक्टर के पास ले चल, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। रुको माँ जी, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ। अभी आपको किसी अच्छे से प्राइवेट हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। अरे प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों, किसी बंगाली डॉक्टर के पास ले चल, वो 30 रुपए की दवाई देगा। प्राइवेट हॉस्पिटल में बहुत महंगी दवाई आती है। बस कीजिए माँ जी, माना हर चीज में कंजूसी चलती है, पर अपनी हेल्थ को लेकर भी कंजूसी करोगी तो आप ठीक हो गई बस। सीमा जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। डॉक्टर कांता का चेकअप करते हैं और उसे फूड पॉइजनिंग की शिकायत बताते हैं। सीमा सारी बातें कांता को बताती है। सुन लिया ना माँ जी, आपको फूड पॉइजनिंग की शिकायत है। अब अगर आपने कंजूसी की तो सीधा भगवान के पास। कांता को अपनी कंजूसी पर शर्म आती है और वो सीमा से कहती है, मुझे एहसास हो गया है कि कंजूसी भी कुछ हद तक करनी चाहिए। अब मैं सस्ता खाना कभी नहीं खाऊंगी जिससे मुझे तकलीफ हो। अब लगता है आप सस्ती चीजों पे पैसे खर्च नहीं करोगी, वरना दोबारा यहाँ आना पड़ेगा आपको। और इस बार तो आपको किसी बंगाली के पास ही दिखा देंगे, ठीक है ना माँ जी? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।